हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहां पर कंपनी ने 2025 वाली मॉडल में हंटर 350 में कई सारी चेंज करी है। तो उन चेंजेस की वजह से चलते वक्त क्या डिफरेंस हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में अभी आप लोगों को कितनी डिफरेंस दिख सकती है इसकी आउटगोइंग मॉडल या पिछली वाली मॉडल से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग यहां पर 2025 में 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदने का प्लान बना रहे थे, या इसकी अगर आप कंपटीशन के साथ भी इस बाइक को कंपेयर कर रहे हैं, तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइक जोन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे, और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। रॉयल एनफील्ड ब्रांडिंग के साथ पहले जैसे आप लोगों ने वेव की देखा था, सेम आप लोगों को अभी भी मिल रहा है। यहां पर दोस्तों कोई जो चेंज है आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन ये 2025 वाली रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और यहां पर 9 से 10 बड़ा चेंज आपको मिलेगा। और चेंज के बारे में बात करते हुए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर इसकी जो फ्रंट व्यू है वहां चलते हैं, जहां पर आप लोगों को गुरिल्ला या फिर आप कह सकते हैं हिमालयन 450 से मिलती जुलती, या फिर आप कह सकते हैं सिमिलर टाइप की ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिलेगा विद दिस रॉयल एनफील्ड लोगो ऑन इट। और जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर इसको अभी ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं डीआरएल के तौर पर आप कह सकते हैं ये जो लाइट है ये आप लोगों को यहां पर जलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहां पर इसकी इग्निशन को यहां पर ऑन कर रहा हूं, तो हाई बीम लो बीम पास लाइट को ऑपरेट करने के लिए जो स्विच गियर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये हो गया हाई बीम, लो बीम एंड देन आप कह सकते हैं पास लाइट को जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट करा जा सकता है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग बंद कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैम्प के लिए स्विच मिलेगा, और यहाँ पर आपको दोस्तों ये आप कह सकते हैं जो ब्लिंकर मिल रहा है ये फिक्स्ड है, और कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का सेटअप जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और नेक्स्ट यहाँ पर जो चेंज भी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हैंडल बार में एज सच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ क्या वो मैं बताता हूँ। पहले हैंडल बार थोड़ी सी इस तरीके से नीचे फिक्स हुआ करती थी, अभी कंपनी ने हल्के से यहाँ पर इसको ऊपर कर दिया, तो ओवरऑल हैंडल का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब इसकी वजह से राइड फील में कितना चेंज है दोस्तों, आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे राइड रिव्यू के दौरान। और अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ बताऊं दोस्तों, तो ये जो ट्रिपर आप देख पा रहे हैं नेविगेशन के लिए, जिसको पहले आप अराउंड 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके एज एक्सेसरीज इंस्टॉल करवा देते, वो अभी आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो यहाँ पर आप लोगों को अभी मिल रहा है वो देख लीजिए। चाहे आपके पास लेटेस्ट आईफोन हो या फिर आपके पास एंड्रॉयड हो, यहाँ पर ये जो सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है जो कि अभी 27 वॉट के साथ आ रही है, इसके साथ आप ऑन द गो अगर मोबाइल चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो यहाँ पर आप लोगों को एडिशन मिलेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, इंजन रिमेन सेम जे सीरीज की इंजन, लेकिन यहाँ पर अभी स्लिप एंड असिस्ट क्लच जोड़ दिया गया है, जो आप कह सकते हैं हाई स्पीड पर जाके आपकी स्टेबिलिटी को यहाँ पर इंश्योर करती है। इसको आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर टेस्ट भी करेंगे चलाते हुए। नेक्स्ट चेंज दोस्तों, यहाँ पर पहले आप लोगों को 150.5 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिला करती थी, जिसको कंपनी ने अभी 160 mm कर दिया है। तो अभी ये जो नीचे टच होने वाली जो आप लोगों को पहले डर रहता था, उससे भी आप लोगों को अभी काफी हद तक राहत मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप चेंज देख रहे हैं दोस्तों, तो वो है इसकी रियर सस्पेंशन में, जिसको चेंज करा गया है। पहले के मुकाबले अभी कितनी स्टिफ है या फिर सॉफ्ट है, कितनी कंफर्टेबल है, वो हम लोग दोस्तों अगेन मैं कहूँगा आगे चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो ये जो सीट है, कुशनिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको अगेन बताऊंगा, राइड रिव्यू के दौरान बात करेंगे। लेकिन ये चौड़ाई वगैरह में हल्की से आपको जो चेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर अभी फील होने वाली है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चेंज के बारे में बताऊं, तो चेंज नहीं दोस्तों, आप कह सकते हैं एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। क्यों? देखिए, पहले आप लोगों को जो फैक्ट्री ब्लैक कलर है वो आप लोगों को मिलता था सिंगल चैनल एबीएस, और यहाँ पर आप लोगों को स्पोक व्हील के साथ वो अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट प्राइस भी वहाँ पर सेम रखी गई है, 1,67,000, आप कह सकते हैं 76,500 के आसपास, ठीक है, माफ कीजिएगा, 1,76,500 है। लेकिन दोस्तों पहले आप लोगों को मिड मॉडल में डैपर मिलता था, टॉप मॉडल में आप लोगों को रेबल मिलता था, और फर्क कितना था, सिर्फ कलर का फर्क था, लेकिन प्राइस में डिफरेंस था। अभी भी आप लोगों को चीज़ वही मिलेगी। देखिए, अभी आप लोगों को डैपर सीरीज में सिर्फ आप लोगों को जो डैपर ग्रे है वही मिल रहा है, और उसके साथ अभी एक और कंपनी ने मिड मॉडल में एक और कलर जोड़ दिया जिसको कंपनी रियो व्हाइट कलर कहती है, ठीक है। अब उसके लिए पहले आप लोगों को 1,98,500 के आसपास पे करना होता था, और अभी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,06,500 के आसपास पे करना हो रहा है। एक्जैक्ट प्राइस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर करीबन 8,000 रुपये मिड मॉडल में इंक्रीज हुआ, और जब आप यहाँ पर इस टॉप मॉडल पे आ रहे हैं, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ रेबल
आप लोगों को ब्लू कलर ही मिल रहा है, ठीक है, जो पहले मिला करता था, जो एक ब्लू और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में आता था। और दूसरी कलर हटा के अभी कंपनी ने दो यहाँ पर और नया कलर जोड़ दिया है, जिसमें ये आप टॉप मॉडल में कलर देख पा रहे हैं, कंपनी इसको लंडन रेड कलर कहती है। 360 व्यू आप लोगों को इसकी मिल जाएगी अभी थ्रू आउट द वॉक अराउंड। लेकिन इसके साथ एक और जो कलर कंपनी ने जोड़ी उसको कंपनी टोक्यो ब्लैक कलर कहती है। पहले टॉप मॉडल के लिए प्राइस आप लोगों का अप्रॉक्सिमेटली 2,04,500 तक पे करना होता था, 2,04,000 आप पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली 2,12,000 रुपीज तक पे करना हो रहा है, तो यहाँ पर भी करीबन 8,000 रुपये इंक्रीज हुआ है। अब अगेन कहूंगा दोस्तों, एग्जैक्ट जो प्राइसेस है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ली है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर 9 से 10 जो चेंज हुआ है उसके बारे में एक्जैक्टली यहाँ पर बताया है। बाकी अब प्राइस जो इंक्रीज हुई है कितनी जस्टिफाइड है दोस्तों, चलते हुए आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, कौन सी कलर आप लोगों को सबसे बेहतरीन लगी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि चीजें हमें ओवरऑल मिल क्या रही है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैंप है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अब दोस्तों नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं पहले की तरह अभी भी बिलोस के साथ 41 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को सिमिलर मिलेगा पहले की तरह। सेम आप लोग कह सकते हैं फाइबर वाली जो मडगार्ड है ये भी आप लोग को यहाँ पर सेम मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी पहले की तरह अभी भी आप लोगों को 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी पहले दोस्तों रेबल और डैपर सीरीज में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस मिलता था दोस्तों, और अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल है या फिर इसकी जो मिड मॉडल है वहां पर भी आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बाइब्रेक कैलिपर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, नॉर्मल कैलिपर है, लेकिन साथ ही यहाँ पर पहले जैसे अभी भी 300 mm की जो बड़ी सी डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है विद दिस एबीएस सेंसर ऑन इट। बाकी दोस्तों सस्पेंशन पे आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टर ये आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर क्रैश गार्ड लगवानी है तो वो एज एन एक्सेसरीज आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करके इंस्टॉल करवानी होगी। और अब दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन आप लोगों को पहले की तरह सेम ही मिल रहा है, अप्रॉक्सिमेटली 349 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिनेटेड इंजन। अब आप कहेंगे एयर कूलिंग के लिए फिन्स तो ठीक है, ऑयल कूल कहाँ है? ऑयल कूल दोस्तों यहाँ पर अंदर होती है J सीरीज इस वाले इंजन में, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं तो 20.2 bhp की पावर और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था वही आप लोग को यहाँ पर अभी भी मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप पावर देख रहे हैं रॉनिन के मुकाबले तो काफी सिमिलर, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आप लोग को रॉनिन के मुकाबले करीबन 7 न्यूटन मीटर तक यहाँ पर आप लोग को ज्यादा मिलता है। बाकी पहले रॉनिन में स्लिप एंड असिस्ट क्लच थी, अभी यहाँ पर भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो कंपनी ने मतलब यहाँ पर ऑफर कर दी है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं क्वालिटी काफी तगड़ी है। और यहाँ पर अगर आप पीछे बैठे हैं मतलब एज पिलियन तो यहाँ पर ये एग्जॉस्ट पे पैर अगर आपकी ना टच हो इसके लिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है कंपनी ने मेटालिक इसको भी यहाँ पर जोड़ दिया है, तो ये भी काफी सही है डिजाइन हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों क्योंकि इंजन के बारे में बात हो रहा है, एग्जॉस्ट के बारे में बात हो रहा है, तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी दोस्तों कंपनी ने एग्जॉस्ट का जो डिजाइन है उसको भी चेंज नहीं करा है। इनफैक्ट ये जो मफलर कवर आप देख पा रहे हैं ये भी कंपनी ने मेटालिक पहले जैसी रखी हुई है। और अब दोस्तों इसकी जो आवाज है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, आपको कैसी लगी दोस्तों नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब इंजन में चेंज हुई नहीं है, आवाज़ मेरे हिसाब से तो पहले जैसी ही है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसके रियर व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले जैसे अभी भी टेल लैंप आप लोगों को जिस तरीके से मिलेगा फ्रंट की तरह सेम आप देख सकते हैं। ये जो फिक्स्ड आप लोग को यहाँ पर ब्लिंकर्स है ये आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन आप लोगों को फाइबर की यहाँ पर मडगार्ड मिल रही है, नंबर प्लेट लगाने की जगह, रिफ्लेक्टर, और ऊपर आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइट है जलता हुआ दिखेगा नंबर प्लेट को एल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी टायर दोस्तों अगेन मैं कहूँगा आप लोगों को पहले की तरह अभी भी यहाँ पर 140/70 सेक्शन तक की जो टायर है विद दिस 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को आप देख सकते हैं बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। साथ ही दोस्तों रियर में 270 mm की बड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर डिस्क जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं कह दूं, रियर में आप लोगों को यहाँ पर सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर मिल रहा है और फ्रंट में आप लोगों को डुअल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। अब ये दोस्तों किताबी बात है, इसके बारे में आगे चलते हुए टेस्ट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा रिस्पॉन्स कितना बेहतर है। साथ ही मैंने सस्पेंशन के बारे में ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर ये 6 स्टेप एडजस्टेबल ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आप लोगों को मिल रहा है जिसको कंपनी ने भी बदल दिया है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर साड़ी गार्ड जैसे पहले मिलता था अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों को ओपन चेन सिस्टम जो है ये मिल रहा है। मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड ये कट ऑफ सेंसर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप,
अगेन दोस्तों एक्सेलरेशन के टाइम पे ये भी चेक करेंगे कि कितनी जल्दी कितनी क्विक ये भागती है। बाकी दोस्तों टैंक आप लोग को यहाँ पर फुल्ली मेटालिक मिल रहा है, ये आप लोग को यहाँ पर फाइबर की मिलेगी, जहाँ पर रॉयल एनफील्ड हंटर की आप लोग को यहाँ पर ये स्टिकरिंग दिख रहा है। बाकी दोस्तों क्वालिटी आप लोग को सही मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉयल एनफील्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3D नहीं है, लेकिन कुछ मतलब थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को स्टिकरिंग वर्क के साथ ये जो पेंट वर्क है यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, और ये आप कह सकते हैं ग्लॉसी में आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सीट अगर आप लोग हाइट देख रहे हैं तो पहले जैसे अभी भी आप लोग को 790 mm तक की ही मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट 5'5" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी दोस्तों टैंक की बारे में अगर बात करी जाए तो ये आप लोगों को 13 लीटर्स तक की पहले जैसे अभी भी मिल रही है, मेटालिक है, E20 स्टिकरिंग के साथ आ रही है। मतलब अगर आप चाहें तो इस इंजन को फ्लेक्स फ्यूल के साथ भी रन करा सकते हैं। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों 35-38 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको ओनर ऑलरेडी रह चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों, कम ज़्यादा नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताया है अभी 160 mm की आ रही है, लेकिन वेट दोस्तों सिमिलर है पहले की तरह ही 181 किलोग्राम तक की। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल इसके बारे में बात करते हैं, ये पहले जैसी ही रखी गई है। एक बार ऑफ करके अगर ऑन करी जाए तो आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। स्पीडोमीटर आप लोग को यहाँ पर ये दिखा रही है, देन यहाँ पर आप लोग को फ्यूल के सेंसर बताती है, टाइम बता रही है, गियर आप लोगों को यहाँ पर पोजीशन इंडिकेटर बता रही है, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो ट्रिप है ये बता रही है। बाकी इसको ऑपरेट करने के लिए बटन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, ये ट्रिप F, देन आप लोग को ये जो ओडोमीटर है या फिर ट्रिप A ट्रिप B ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये आप कह सकते हैं टेस्ट राइड वाली बाइक है, तो इसको अभी चलाना शुरू कर हम लोग चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल गेज सेंसर, बैटरी सेंसर, देन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, और ये जो ABS की सेंसर है ये भी आप लोगों को दिख रही है। बाकी दोस्तों ये ट्रिपर आप लोगों को अभी ऑलरेडी मिलेगा नेविगेशन के लिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और वहीं इसको ऑपरेट करने के लिए दोस्तों ये बटन जो ये आपको मिलेगा, हाई बीम लो बीम पास राइड के लिए ये बटन, और ये टर्न सिग्नल के लिए, और दोस्तों लाउडी आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प के लिए बटन मिलेगा, और ये आपको इग्निशन ऑन ऑफ करने के लिए है, किल स्विच आप कह सकते हैं इसको, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और पहले की तरह भी ये रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई यहाँ पर ये जो गोल मिरर है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों देखिए मोटा मोटा यहाँ पर चीज़ आप लोगों को मिल क्या कह रहे हैं सबके बारे में बात हो चुकी है। अब दोस्तों राइड पर चलते हैं और देखते हैं ओवरऑल चेंजेस की वजह से यहाँ पर चलते वक्त आप लोगों को क्या डिफरेंस फील हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑफ दिस 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आप कह सकते हैं यहाँ पर टॉप मॉडल की। और जब आप सीट पर बैठ रहे हैं मैंने ऑलरेडी बताई है 790 mm की सीट हाइट है। देखिए आपकी हाइट अगर 5'5" तक भी है तो आप इस बाइक को आराम से मतलब चला पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। रियर फिटेड फुट पेग पहले जैसे मिल रही है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है दोस्तों कि एक्चुअली जब आप अगर इसकी पुरानी वाली मॉडल से यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, देखिए ऐसा बहुत ज़्यादा हैंडल ऊंची हुई ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग बारी बारी से बैठ रहे हैं तो आपको मतलब समझ में आएगा कि हल्का सा यहाँ पर आप लोग को ये जो हैंडल बार है थोड़ी सी ऊंची मिल रही है, ठीक है। बाकी अब सीट दोस्तों, ठीक है, सीट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी पिछली मॉडल के सिमिलर ही है, हल्की सी शायद थोड़ी आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ये सॉफ्ट दिख रही हो सकती है, ठीक है, मतलब हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए स्पेस में प्रॉब्लम आपको पहले भी नहीं थी, बैटरी में चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलन, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। और चलिए अब चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, ये टॉर्क देखिए दोस्तों 27 न्यूटन, ये जो आप खींच के ये ले जा रही है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है। मतलब 27 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया समझा रही है। अच्छा मुझे आई डोंट नो, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर ना ये OBD2B इंजन के साथ जो ये मॉडल आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर हल्की सी स्मूथनेस को और बढ़ाई गई है। अभी मैं चला रहा हूँ, देखिए अभी करीबन 30 पे चल रही है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि भाई इंजन रन भी कर रही है, मतलब इतना स्मूथ ये चल रही है। बाकी देखिए पहले एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसके बारे में स्मूथनेस के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक है और भाई क्लच सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल रहा है। तो चलो उसको भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं एक बार। करीबन ले चलेंगे इसको 60-70 पे, एंड देन थर्ड गियर से सेकेंड गियर पे आके देखिए मैंने क्लच छोड़ दिया है। क्या ये थोड़ी सी भी स्लिप करी? ये थोड़ी सी भी स्लिप नहीं करी। एक बार मैं आप लोगों को दोबारा टेस्ट करके बताता हूँ दोस्तों, शायद आप लोगों को और इसको देखने का मन हो। ये देखिए इसको अगर मैं फोर्थ गियर पे ले जाके 80 पे ले जाके अगर मैं ये देखिए शिफ्ट करके थर्ड पे आ गया, क्लच छोड़ दिया, सेकंड पे आके मैंने क्लच छोड़ दिया, हल्की सी भी रियर टायर स्लिप नहीं करी। मतलब स्लीपर एसिस्ट क्लच जो है यहाँ पर दमदार काम कर रही है, आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए गियर जो है पहले भी आप लोगों को काफ़ी स्मूथ मिलता था, अप या डाउन शिफ्टिंग अभी भी आप लोगों को काफ़ी स्मूथ ही मिल रहा है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत स्मूथनेस के साथ ही शिफ्ट हो रही है। और अब दोस्तों चलिए यहाँ पर ये जो 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है, इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको यहाँ पर पहले परफॉर्म करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस को उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns already on first gear now.
60 crossed. We'll look for 100 now. Also crossed. अब देखिए दोस्तों, मतलब मैं यहाँ पर जितना समझ पा रहा हूँ, बिकॉज देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन में वैसे कोई फर्क आना नहीं चाहिए पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि OBD2 भी इस मॉडल में ना आप लोगों को वाइब्रेशन थोड़ी और ज़्यादा कंट्रोल मिल रही है। बाकी अगर आप लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट राइड ली हुई है दोनों बाइक, इसकी पहली वाली मॉडल से इस मॉडल को अगर आप चला चुके हैं दोनों एक साथ, तो एक बार मुझे भी प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा कंट्रोल्ड फील हो रही है। बाकी देखिए इंजन का थम तो आपको समझ में आएगा, और मतलब वो बस जो है वो 90, 95, 100 तक जब आप जा रहे हैं तो आपको हल्का से यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन उसको मैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं कहूँगा। और अगर आप इस तरीके से मतलब रास्तों पर चला रहे हैं, फिर हाईवेज पर अगर आप लोग जा रहे हैं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा 100 से 110 के बीच अगर आप लोग रख रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगी। इनफैक्ट देखिए मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर करीबन इसको 105 तक इसको मैंने अभी खींच के बताया, मैंने इसको 120-25 तक भी खींचा हुआ है। मुझे स्टेबिलिटी में आज तक यहाँ पर इसको कोई प्रॉब्लम जो है मुझे यहाँ पर फील हुई नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछेंगे इंजन हीटिंग के बारे में, देखिए थोड़ा सा आप लोगों को शुरुआत में इसकी इंजन जो हीटिंग इशू है वो फील हो सकती है, लेकिन वंस आप यहाँ पर इसकी सर्विस करा लेते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा इंजन हीटिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील होगी नहीं। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को जो माइलेज है वो भी आप लोग एटलीस्ट अगर हाईवेज पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर 35-38 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस तरीके से यहाँ पर मतलब आप समझ लीजिए आप यहाँ पर सिटीज़ में अगर चला रहे हैं तो मतलब कितनी आप लोएस्ट स्पीड पर कौन सी गियर पर चला सकते हैं उसको भी एक बार यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। मान के चलिए अगर आप यहाँ पर सेकेंड गियर पर हैं तो भी आप देखिए अगर आप इसको एज लो एज मतलब 15-20 तक भी अगर आप हैं सेकेंड गियर पे तो भी आप आराम से खींच पा रहे हैं। थर्ड गियर पे अगर मैं इसको रख दूं तो कितना लो तक आप खींच पाएंगे, ये देखिए अराउंड 18-19-20 तक ये जा रही है। तो इतनी छोटी सी स्पीड पर भी आप इसको आराम से मतलब रन कर पा रहे हैं। अच्छा एक और बात है दोस्तों, सेकेंड गियर तक ये कहती है कि हाँ भाई गियर चेंज करो, लेकिन थर्ड गियर पे जब आप आ जा रहे हैं ना तो आपको गियर चेंज करने को ये कहती नहीं है। मतलब मान के चले अगर आप सिटी वेज पे हैं और आपको राइड करनी है तो थर्ड गियर पे भी अगर आप 40-50 पे राइड कर रहे हैं, वैसे सिटी पे 50-60 पे जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 50-60 तक भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो फिर भी आपको इंजन कहेगी नहीं कि भाई गियर चेंज करो। ठीक है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा अगर आप सिटीज़ पे चला रहे हैं तो फोर्थ गियर पे इसको शिफ्ट कर ही दीजिए, राइड करिए, आराम से स्मूथनेस के साथ राइड मिलेगी। और अगर आप हाईवेज पर हैं फिफ्थ गियर पे आप उसको शिफ्ट कर दीजिए एंड देन आप इसको चलाइए 100-105 तक, बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन फील नहीं होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं ये कहूँगा OBD2B या फिर ये स्लीपर असिस्ट क्लच आने की वजह से एक्सेलरेशन में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो फर्क है वो समझ में आया नहीं है। पहले मॉडल में जैसी थी वैसी आपको अभी भी दिखेगी। ठीक है, और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ब्रेकिंग। बाकी ब्रेकिंग सेटअप तो दोस्तों यहाँ पर चेंज हुई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर करीबन ले चलेंगे इसको 80 तक 70 तक ले चलते हैं। और फ्रंट ब्रेक देखिए, रियर में कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेकिंग करा है। देखिए दोस्तों मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को ये जो 300 mm की ब्रेक डिस्क मिल रही है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग रिस्पॉन्स निकाल कर बिल्कुल दे सकती है। लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर अभी ABS वाली जो फील है वो मुझे अभी यहाँ पर मिली नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगा इन बिटवीन दिस ब्रेक टेस्ट, ये देखिए जब आप इस तरीके से कर रहे हैं छोटी सी जगह पे, भले मैंने पैर रखी है बात ये है, लेकिन फिर भी छोटी सी जगह पे आप इसको मोड़ भी पा रहे हैं। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको। अच्छा पहले यहाँ पर इसको ये ब्रेकर है इसको पार करते हैं, अब टेस्ट करते हैं इसको, ले चलेंगे इसको करीबन 80 के पार, देन इसको रियर ब्रेक करेंगे। अच्छा 70 पे 80, करीबन 80 पहुँच रहे थे, 75 पे थे, ये देखिए ओ माई गॉड रियर में 270 mm की यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेक डिस्क मिल रही है। पहली बात तो ये कि वो प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन जब आप ब्रेक पे पैर रख रहे हैं वो जो स्पीड स्लो डाउन हो जा रही है वो आपको पता चला। जब मैंने ब्रेक को एक्सट्रीम प्रेस करी ना तभी यहाँ पर ABS भी आ गई बीच में, वो समझ में आया मुझे। तो ABS बढ़िया काम कर रही है, भले फ्रंट ब्रेक में बहुत ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो, लेकिन रियर ब्रेक में आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और अब रियर के संग संग बात फ्रंट को अप्लाई करेंगे दोस्तों, मतलब 70 पे ले जाके 70 के पार, और ये करीबन 75। रियर में कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेक करा है दोस्तों। ये कहना पड़ेगा पहले जितना बेहतर ब्रेकिंग मिलता था, ब्रेकिंग अभी चेंज नहीं हुई है, लेकिन उतनी ही बेहतर ब्रेकिंग आप लोग को अभी भी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, मतलब ब्रेकिंग में ओवरऑल आप लोग को यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। और जहाँ तक बात है दोस्तों इसकी सस्पेंशन की, तो देखिए यहाँ पर हल्का सा चेंज आपको मिल रहा है। भले ही फ्रंट की जो सस्पेंशन है उसको कंपनी ने यहाँ पर सेम रखी है, मतलब 41 mm की आप कह सकते हैं यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक, लेकिन रियर की जो सस्पेंशन है उसको कंपनी ने यहाँ पर चेंज कर दिया है। मतलब मैं इतना आप लोगों से कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग इसकी पिछली मॉडल से कंपेयर करके देखेंगे तो आप लोगों को ये फील होगा कि इसको ना हल्का सा सॉफ्ट बनाया गया है। देखिए अभी भी मिड साइड पर ही है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन अगर आप इसकी जस्ट पिछली मॉडल से कंपेयर करेंगे तो मैं कहूँगा हल्की सी आप लोग को यहाँ पर सॉफ्ट महसूस हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब ये देखिए जैसे सामने में यहाँ पर ब्रेकर मिल रहा है, स्पीड ब्रेकर है, तो यहाँ पर जब गुजरेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए मेरी आवाज़ से आप लोगों ने समझा होगा, देखिए बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब देखिए इस तरीके से अगर आप मतलब आसान रास्तों पर चलाएंगे फिर तो अच्छी है, चाहे हाई स्पीड पर हो, टॉप स्पीड पर हो, या फिर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत सही है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों से एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान भी कहा है। लेकिन दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो सस्पेंशन का सेटअप मुझे अभी दिख रहा है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत मतलब देखिए मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, इंडिया बीइंग डेवलपिंग कंट्री, कहीं ऑफ रोड पैच हल्का फुल्का मिल गया या फिर ये जो न्यू रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, इन सारी जगहों पे अगर आप जा रहे हैं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से पहले जो आप लोगों को स्टिफनेस कमर पे ज़्यादा फील होता था, वो स्टिफनेस अभी आप लोगों को इतनी ज़्यादा यहाँ पर फील नहीं होगी बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन। मतलब थोड़ी सी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसको सॉफ्ट बनाया गया, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल इसको बनाया गया है। सस्पेंशन का जो ओवरऑल फील था दोस्तों वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। बाकी ओवरऑल अगर फील के बारे में बात करी जाए दोस्तों, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है कि वेट में यहाँ पर कोई फ़र्क आपको मिल नहीं रहा है। ये 181 mm की जैसे पहली थी, अभी भी आप जैसे इस तरीके से कर रहे हैं, खेल रहे हैं बाइक के साथ, तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब वेट बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा, और ना ही बाइक आपकी मतलब कंट्रोल लूज़ कर रही है, बाइक आपकी बात मानती है, इधर उधर भाग नहीं जाती है। और एक बात है दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं, मैंने ऑलरेडी शुरुआत में ही कही थी कि इसमें जो स्मूथनेस है ना, इनिशियल स्टेज में इसको थोड़ा सा और बढ़ाया गया। मतलब वाइब्रेशन आपको इनिशियल में बहुत मतलब फील होने दे ही नहीं रही है ये, लेकिन एट द सेम टाइम इंजन का जो थंप है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी देखिए रियर व्यू मिरर पहले भी अच्छा खासा रियर व्यू देती थी, अभी भी दे रही है। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, सीट को थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है, हैंडल बार को थोड़ी सी और ऊंची करी गई है। तो मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, अभी भी कंपनी इसको एज अ रोडस्टर ही प्रेजेंट करती है। मतलब आप अगर इसको सिटी राइड्स पे ही इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, चाहे आप हाई स्पीड पर हो, चाहे आप मतलब अगर आप मतलब लॉन्ग राइड्स पे भी निकल रहे, टॉप स्पीड पर भी हो, तो भी आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसकी डिज़ाइन या फिर स्टीयरिंग पोस्चर वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये सिटी राइड को आप लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप मतलब हाईवेज पे निकलना चाहे फॉर अ लॉन्ग राइड, 100-150 किलोमीटर की अगर आप राइड पे निकलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से पिछले मॉडल के मुकाबले अभी क्योंकि सीट और हैंडल बार में थोड़ी सी चेंज आपको दिख रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल राइड जो है वो आप लोगों को भी मिल सकता है। बाकी देखिए पिलियन के लिए सीट तो यहाँ पर स्ट्रेट है ही, तो पिलियन के लिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी अभी ये जो नेविगेशन वगैरह चीज़ें ये भी जोड़ दी गई है। हाँ, अगर ये कॉल SMS अलर्ट भी जोड़ दी जाती, जैसे हमें हिमालय या फिर गुरिल्ला वगैरह देखने को मिल जाता है, तो ये शायद और बेहतर हो सकती थी। लेकिन उसके बिना भी नेविगेशन के साथ भी आप अपना काम आराम से, अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे भी निकलना चाहते हैं या फिर ऐसे कोई रास्तों पर जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो आप आराम से अपना काम चला सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, मोटा मोटा बाइक में क्या चेंज हुआ था वॉक अराउंड के दौरान बात कर चुके हैं। राइड में बिकॉज ऑफ दिस चेंज क्या फ़र्क आपको मिल रही है उसके बारे में बात हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन बात करते हैं कि ओवरऑल ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतर हो सकता है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कंपटीशन के बारे में बताना चाहूँगा, और इसमें कोई दुराय है ही नहीं कि आप लोगों को TVS की जो रॉनिन 225 है वो आप लोगों को एज कॉम्पिटिटर यहाँ पर देखने में मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आपकी बजट 2 लाख 2,05,000 रुपये तक में है, आप चाहते हैं आप सिटी राइड तो करेंगे लेकिन आप ज़्यादातर लॉन्ग राइड्स पे निकलेंगे और आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में टर्न बटन नेविगेशन के साथ कॉल SMS अलर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को और बेहतर चाहिए थी, ठीक है। साथ ही आप लोगों को थोड़ी और कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए ताकि आप लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक को ज़्यादा प्रेफर कर सके। अगेन कहूँगा 2 लाख से 2,05,000 तक की अगर आपकी बजट है, रॉनिन 225 भी दोस्तों एक बेहतरीन बाइक आप लोगों को समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों फिर ये बाइक किनको खरीदनी चाहिए? आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यंग हैं, आप मिडिल एज के हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आपको चाहिए रॉयल एनफील्ड जहाँ पर वो रॉयल वाली फील मिले, कलर्स अट्रैक्टिव हो, आवाज़ आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाए, और आप लॉन्ग राइड से ज़्यादा आप सिटी राइड प्रेफर करते हैं जहाँ पर आपको चाहिए अच्छी खासी पावर टॉर्क।
टॉर्क, ठीक है, ताकि आप लोगों को इनिशियल हो, मिड रेंज हो, टॉप एंड हो, आप लोगों को अच्छी खासी यहाँ पर वो एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। साथ ही आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ में ये नेविगेशन वगैरह चाहते हैं ताकि कभी अगर आपको ऐसे रास्तों पर जाए जहाँ पर जिसके बारे में आपको पता ना हो, आप नेविगेशन यूज़ कर सके, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। कभी आप लोग अगर हाईवे पे निकलते हैं, आप चाहते हैं कि ये हाईवे पे आपकी जो टॉप स्पीड पे आपकी सेफ्टी बरकरार है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है ये आप लोगों को मतलब चाहिए थी, ये भी आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। एंड सबसे बढ़िया बात ये है दोस्तों, रॉनिन के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टॉप स्पीड है ना वो भी आप लोगों को बेहतर मिलती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो रॉनिन क्योंकि वहाँ पर 225 सीसी और यहाँ पर 350 सीसी करीबन 125 सीसी यहाँ पर ज़्यादा है, तो जब आप टॉप स्पीड पर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बाइक थोड़ी सी आप लोगों को जो वाइब्रेशन है ना उसकी फील कम दिलाती है व्हेन कंपेयर टू रॉनिन। वहाँ पर वाइब्रेशन आप लोगों को थोड़ी जल्दी ही मिल जाती है देखने में। तो देखिए दोस्तों, रॉनिन की इनको खरीदनी चाहिए और यहाँ पर ये जो ऑल न्यू 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की इनको खरीदनी चाहिए। एवरीथिंग मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है विथ यहाँ पर क्या चेंज हुआ है वॉक अराउंड और राइड रिव्यू में। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है, अभी भी आप यहाँ पर रॉनिन 225 पे जाना चाहेंगे या फिर आफ्टर दिस अपडेट्स आप लोग यहाँ पर हंटर 350 के साथ जाना चाहेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगर इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी चैनल पर एक वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।